तजर्बा भी आ जाता है और कोर्सेज भी होते हैं, वो करके फिर वो डॉक्टर भी बन सकता है। इसके बाद में सोल्जर टेक्नीशियन। टेक्नीशियन में क्या क्या आता है, जैसे व्हीकल मैकेनिक है, एयरफोर्स में टेक्निकल है, या नेवी में है। जो टेक्निकल काम है, खोलना बांधना, जहां पर भी दिमाग का काम है, उसके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी जिस बच्चे के पास है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, और फिर एक रिटर्न की परीक्षा होगी। जो उस परीक्षा में पास हो जाएगा वो टेक्निकल ट्रेड में, चाहे फिटर है, चाहे मैकेनिक है, चाहे किसी भी ट्रेड में वो जाए, वो जा सकता है। ये था एज ए सोल्जर। एज एक और है, जैसे एजुकेशन कोर है, सेना में सैनिकों की भी पढ़ाई होती है, जैसे आपकी पढ़ाई हो रही है ना, ऐसे सेना में भी +2 तक की पढ़ाई होती है। जो कम बच्चे पढ़ के जाते हैं, 10वीं करके जाते हैं, उनको +1 भी कराते हैं, +2 भी कराते हैं, सेना में भी ग्रेजुएशन भी होती है। तो उनको वहां जाकर के पढ़ाने के लिए एक एजुकेशन इंस्ट्रक्टर होती है। लड़कियां भी जाते हैं, लड़के भी जाते हैं। मैं खुद एजुकेशन कोर में रहा हूं, वहां सैनिकों को हम पढ़ाते रहे। तो उसके लिए क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन कंपलसरी है, या ट्रेड ग्रेजुएट हो, BA BEd है, MA हो, MA BEd है। जो ग्रेजुएट होता है, केवल BA होता है, वो ग्रुप B में जाता है। जो ट्रेड ग्रेजुएट होता है या पोस्ट ग्रेजुएट है, MA है, MA BEd है, BA BEd है, तो वो ग्रुप A में जाता है, अल्फा में जाता है। थोड़ा पे में अंतर होता है। और वो सेना में जो सोल्जर होते हैं उनको पढ़ाते हैं, ऑफिसर बनते हैं, उनको भी कोर्सेज होते हैं, उनकी क्लास लेते हैं, तो उसमें भी जा सकते हैं। फिजिकल वही है सबका, फिजिकल स्टैंडर्ड में किसी का कोई अंतर नहीं है, चाहे वो किसी भी ग्रुप में जाए, वही है। मेडिकल भी वैसे ही होता है, सेम, लेकिन क्वालिफिकेशन के ऊपर ये अलग है। अगर कोई एजुकेशन इंस्ट्रक्टर बन के जाना चाहता है फौज में, तो उसका ग्रेजुएट होना जरूरी है, या पोस्ट ग्रेजुएट है तो बेस्ट है। अगर केवल ग्रेजुएट है, उधर जा करके उसको ट्रेंड ग्रेजुएशन के लिए BEd करनी पड़ती है, वो करना होता है। इसके साथ साथ एक और है रिलीजियस टीचर, RT बोलते हैं उसको। R फॉर रिलीजियस, T फॉर टीचर, धर्मगुरु। जैसे अपने मंदिरों में पंडित जी होते हैं ना, घंटी बजाते हैं, सुबह आरती कराते हैं, ऐसे ही सेना में भी गुरु जी होते हैं, धर्मगुरु। वो आरती भी कराते हैं, और हर रविवार को, हर संडे को पूरी सेना मंदिर में आती है, और वहां पर 1 घंटा धर्मगुरु कर्म के ऊपर, राष्ट्रभक्ति के ऊपर उनको ट्रेनिंग देते हैं, यानी कि उनको शिक्षा बताते हैं धर्म कर्म के बारे में, कि आप देशभक्ति करेंगे तो आपको ये मिलेगा, अगर आप लड़ाई में जीते तो आप ऐश्वर्य भोगोगे, और अगर लड़ाई में शहीद हुए तो क्या करोगे, सीधे भगवान के पास स्वर्ग की राह मिलेगी। एक फौजी ऐसा है जो हमेशा, हर फौजी जिसने ट्रेनिंग के बाद में ये कसम खाई होती ना, जल थल नभ के रास्ते राष्ट्र सेवा के लिए मुझे जहां भी भेजा जाएगा, मैं निसंकोच वहां पर जाऊंगा। और हर सैनिक की एक ख्वाहिश होती है कि अगर मेरे प्राण सेना में राष्ट्र की सेवा करते हुए जाते हैं, बलिदान होता है, तो मेरा जो पार्थिव शरीर है वो किस में जाए, तिरंगे में लिपट के जाए। हर सैनिक की ये कामना होती है, इच्छा होती है। कोई नहीं, सबकी होती है कि अगर राष्ट्र सेवा में प्राण जाते हैं तो मैं तिरंगे में लिपट करके जाऊं। तो इससे आगे कैरियर इन द आर्मी एज एन ऑफिसर। देखो, आप अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, स्कूल की बात है ये, एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, अच्छी एजुकेशन ले रहे हो,
और जो बच्चे आप 8 के ऊपर वाले हैं, आप सबका टारगेट आर्मी में अगर जाना है तो ऑफिसर बन के जाने का होना चाहिए। ऑफिसर बन के जाओ। +2 में जो बच्चा पढ़ रहा है वो भी अप्लाई कर सकता है, जो +2 में पढ़ रहा है, नहीं तो +2 के बाद तो है ही है। और एक और चीज है बहुत ही शानदार, और कहीं नहीं है वो चीज। +2 किया हुआ किसी भी फील्ड में पूरे देश में कोई गजेटेड अफसर नहीं बनता, कोई भी नहीं बनता। ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए, IPS IAS जो भी बनना है उसके लिए क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। लेकिन सेना ने ये जिसमें विल है उन बच्चों के लिए व्यवस्था रखी है कि +2 के बाद अगर वो सेना में अफसर बन के जाना चाहता है, वो रिटर्न एग्जाम पास करता है, उसका इंटरव्यू होता है, उसके बाद वो सेलेक्ट हो जाता है, तो वहां उसकी ले जाकर के ग्रेजुएशन कराते हैं। क्योंकि ग्रेजुएशन तो जरूर होना चाहिए गजेटेड अफसर को, लेकिन वो सेना में कराते हैं। तो एक सेना ही ऐसी ब्रांच है जो +2 एक जवान को, एक युवा को गजेटेड ऑफिसर बनाती है। और वो कैसे बनते हैं, पहला है एज एन ऑफिसर में NDA, सुना होगा आपने नाम, कितने ने सुना है? हाँ, इसके लिए आपके स्कूलों में पहले भी कोई आए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो NDA क्या है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये +2 में जो बेटा पढ़ रहा है, चाहे बेटी पढ़ रही है, अभी तो सबके लिए है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जो +2 कर रहे हैं। अगर +2 में फेल हो जाए तो नहीं दे पाएगा एग्जाम, लेकिन पास होता है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में वो इसके लिए रिटर्न एग्जाम होता है, उसके लिए वो बैठ सकते हैं, फॉर्म पहले भर सकते हैं, अभी भर सकते हैं फॉर्म, नवंबर दिसंबर में निकलती हैं। तो इसमें क्या है, उम्र जो है 16.5 से मतलब केवल 19 साल तक है। 300 वैकेंसी एक बार में निकलती है और साल में 2 बार होता है ये। एक बार अभी अक्टूबर में निकल चुकी हैं, अभी चल रहे होंगे, और एक बार मार्च में, मार्च अक्टूबर 2 बार इसके लिए। हर एक जितने लीडिंग इंग्लिश के पेपर हैं सब के अंदर ये वैकेंसियां निकलती हैं और 300 वैकेंसी होती हैं। आप उसमें अप्लाई कीजिए। इसके लिए रिटर्न एग्जाम होता है जिसमें इंग्लिश, मैथ, साइंस और जीके आती है। और सब्जेक्ट आपको बता दूं, खास बात बताऊं, जो आपका NCERT का सिलेबस होता है, NCERT की बुक लगी हो ना, NCERT का जो आपका सिलेबस है 9th से लेकर के 12th तक का, उससे बाहर कुछ नहीं आता। एक आपके लिए प्लस बात है, 9th, 10th, 11th और 12th का जो NCERT का सिलेबस है, उसी सिलेबस में से पूरे पेपर आते हैं इसके। जीके का अपना कहीं से भी आ सकता हो, तो आप पता है जीके तो बच्चे के मेंटल स्टेटस के ऊपर होता है। तो इसके लिए जो बेटा या बेटी +2 में पढ़ रहा है वो अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें आयु आपको बताई दी, 16.5 के बाद, 16.5 से 19 साल के बीच में होना चाहिए, अनमैरिड होना चाहिए, शादीशुदा कोई बच्चा ना हो। इसके बाद में मार्च और अक्टूबर में इसके लिए UPSC का वैकेंसी निकलती हैं, हर एक लीडिंग पेपर में आता है। आप किसी भी पोस्ट ऑफिस से इसके लिए वो ले सकते हैं। जब इसमें आप रिटर्न क्लियर कर देंगे, रिटर्न होने के बाद एक SSB होता है। SSB में जो इंटरव्यू में पास हो जाएंगे, फिर वो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। और इनकी जो ट्रेनिंग होती है ना, इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबके लिए वैकेंसियां होती हैं। वो ट्रेनिंग के लिए 3 साल की ट्रेनिंग उनकी NDA पूना, खड़गवासला बोलते हैं उसको, जहां पर कॉलेज है आर्मी का, खड़गवासला में NDA की ट्रेनिंग होती है 3 साल। उसको एकेडमिक बोलते हैं, यानी कि शैक्षणिक के पढ़ाई होती है। आर्मी ट्रेनिंग के साथ साथ वहां बच्चों को, उन युवाओं को जो भर्ती होके गए हैं एज ऑफिसर के रूप में, उनको स्टाइफंड मिलता है, तनख्वाह मिलती है। उसके साथ साथ उनको वहां ग्रेजुएशन कराई जाती है 3 साल तक, पढ़ाई ज्यादा, ट्रेनिंग कम।
ट्रेनिंग भी होती है, लेकिन सुबह के समय पीटी के बाद वो पढ़ाई, उसके बाद आफ्टरनून में मिलिट्री ट्रेनिंग। और 3 साल में जो बच्चे आर्ट साइड के उनको बीए, और जो साइंस साइड के हैं वो बीएससी करके ग्रेजुएट हो जाते हैं। जब ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है, ग्रेजुएशन के बाद 1 साल के लिए वो ट्रेनिंग के लिए आईएम में देहरादून में जाना होता है। देहरादून तो पता है कहाँ है ना भाई, खड़ा हो पर देहरादून कहाँ पर है? हाँ, उत्तराखंड की राजधानी है। इसको मैंने क्यों उठाया भाई बता, आपको ही क्यों चुना? बैठ जाओ। इसका ध्यान नहीं था मेरे पास। मैं आपको बताया, मैं भी इंस्ट्रक्टर रहा हूँ, मास्टर जी रहा हूँ, और आई टू आई कंटेक्ट रखना भी मेरा काम है। तो ये बच्चे का ध्यान और कहीं था, ये जमीन पर देख रहा था। अभी इसी बीच में मेरे को एक कहानी याद आ गई। पिछले स्कूल में भी ऐसे एक बेटी का ध्यान मेरी तरफ नहीं था। पहले कहाँ पर शिक्षा दी जाती थी पुराने टाइम में? गुरुकुलों में। गुरुकुलों में पहले शिक्षा दी जाती थी, और वो बड़ों में होते थे। तो एक दिन गुरुजी, पहले आज की तरह किताब पे किताब पे ये सिस्टम नहीं था। जो गुरुजी मंत्र को रटा दिया करते, याद करा दिया करते। तो गुरुजी पढ़ा रहे थे, एक बच्चे का ध्यान बाहर, एक हिरण कूद रहा था, कभी इधर भाग जाए, वो कभी इधर भाग जाए, कभी इधर जंप मारे, कभी उधर जंप मारे। उसका ध्यान केंद्रित कहाँ था? हिरण को देख रहा था, गुरुजी को नहीं। तो गुरुजी ने उस बच्चे को उठा लिया, खड़ा हो भाई, कहाँ है तुम? तो वो शर्म आ गया। तो पहले गुरुजी देखो मेरे की तरह डंडा रखते थे। आजकल की आपकी पिटाई होती कभी? नहीं होती, मारते नहीं मास्टर जी, क्योंकि आपके मम्मी पापा आ जाएंगे। हमारे मम्मी पापा तो जा करके बोलते थे कि मास्टर जी अगर ना पढ़ते तो इसका अच्छे गाड्या करो, पिटाई करा करो खूब, नहीं पढ़ता है तो वो हमने बहुत मार खाई है गुरुजियों की। और गुरुजी कभी आपसे द्वेष से नहीं वो करते, वो ये चाहता है, पनिशमेंट इसलिए देता है कि मेरा विद्यार्थी क्या हो, आगे बढ़े, दुनिया में नाम कमाए। 2 ही होते संसार में, एक पिता और एक गुरु, जो अपने बेटा बेटी को या अपने शिष्य को अपने से ऊपर देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा नाम हमारे शिष्य से हो, कि भाई फलाने का चेला है, ये उसके पास पढ़ता था, और या उसके पिताजी का नाम होता है, ये भाई फलाना का बेटा है, या उसका बेटा है, या उसका पिताजी वो है। हाँ, गुरु और बाप 2 ही संसार में, और कोई नहीं। और तो टांग पकड़ के खींचते हैं केकड़े की तरह। हाँ, माँ तो उसी में आ गए ना, पेरेंट्स में आ गए जी। माँ तो पहली गुरु है। देखो, पहला गुरु तो संसार में माँ ही है, जो बच्चे को खाना भी सिखाती है। पिताजी के पास तो समय नहीं होता जी, वो तो कमा के बाहर से लाता है, छत देता है। पिताजी तो छत की तरह है, और माँ उसको घर को बनाने वाली माँ ही है। बच्चे को प्राइमरी सीढ़ी माँ के पास नहीं है, पहले गुरु माँ ही है। तो वो क्या है, उन गुरुजी ने उसको बुलाया, डंडा नहीं मारा, तो बच्चे को फील हो गया। आपकी तरह नहीं थे कि शिकायत करती गुरुजी ने मेरे को मारा। उसको नहीं पीटा तो क्लास छूट गई, सब चले गए, वो बच्चा उधर ही खड़ा रहा। तो गुरुजी ने उसको कहा, भाई क्या बात है, तू गया क्यों नहीं? सबकी छुट्टी होगी। गुरुजी आपने मेरे को पीटा क्यों नहीं? मैंने गलती किया था, मैं नहीं पढ़ रहा था, मेरा ध्यान नहीं था आपके पास। तो उसने उसको बुलाया, और वो जब पीटा क्यों नहीं था, उन्होंने उसका हाथ देख लिया था कि हो इसके हाथ में तो विद्या की रेखा नहीं है, इसको पीटने से फायदा क्या है। इसके मम्मी पापा आएंगे, साल में 1 बार जाते थे गुरुकुल में, वार्षिक उत्सव में साथ में, फिर 1-1.5 महीने की छुट्टी होती थी। वो के मम्मी पापा आएंगे, मैं उनके साथ भेज दूंगा, भाई तेरे हाथ में विद्या की रेखा ही नहीं, मैं क्या करूँ, तू पढ़ेगा ही नहीं, बेवकूफ है तू। बच्चे को बात चुभ गई, लड़ गई कि मेरे हाथ में तो विद्या की रेखा नहीं है, मैं तो मेहनत करूंगा। और अगले दिन उसका गुरु माँ के साथ में कहाँ नंबर आ गया? रसोई में, क्योंकि गुरु माँ तो सबका खाना बनाती थी। तो रसोई में खाना खुना बनाने के बाद में माता जी अपने
कक्ष में चली गई और इसने क्या किया, चाकू से जहां से गुरुजी ने उसको दिखाया था ना ये होती है भाई विद्या की रेखा, उसने चाकू से वहीं से काट दिया, हाथ काट लिया। और ये सबसे हार्ड जगह होती है, सबसे ज्यादा दर्द होता है। और वो चुपचाप जाके अपने चारपाई पे सोने की एक्टिंग लगा करने, नींद तो कहाँ आ रही थी। अगले दिन क्लास में आया तो गुरुजी ने देखा उसके चेहरे पर क्या थे, पीड़ा के भाव थे। तो उसने अपने पास बुलाया कि बेटा क्या तकलीफ है तेरे को। बोला नहीं गुरुजी कुछ नहीं, हाथ को पीछे की तरफ छुपाए, तो हाथ को आगे करो। उन्होंने हाथ आगे किया तो उन्होंने कहा खोलो इसको, खोला तो उन्होंने देखा उसमें से खून टपक रहा। अरे आपने ये क्या किया भाई? बोला गुरुजी आपने बताया था कि मेरे हाथों विद्या की रेखा नहीं है, मैंने चाकू से ये विद्या की रेखा। तो पहले हमारे जैसे सांसारिक गुरुजी नहीं थे, वो आध्यात्मिक गुरु थे। वो बड़े तपस्वी होते थे, तप किए हुए, पढ़े हुए, कड़े हुए गुरुजी होते थे गुरुकुलों में, आचार्य जी। उनके मुंह से उसको दृढ़ संकल्प देख करके उनके मुंह से अनायास ही उसके लिए आशीर्वाद निकला कि बेटा आप एक दिन इतने बड़े विद्वान बनोगे कि पूरा संसार आपको याद करेगा। और वही बच्चा आगे चल के अपने मेहनत के बल पर इतना प्रकांड विद्वान बना कि उसने देवनागरी लिपि की ग्रामर लिखी, व्याकरण। जो आप लिखते ना हिंदी, मराठी, नेपाली, ये जो लिखते हैं ये देवनागरी लिपि है, ए आ ई क ख ग। उसकी व्याकरण लिखने वाला पहला वो बच्चा था, वो विद्वान था। आप में से कोई उसका नाम बताएगा?